हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बढ़िया होंगे। आज है 29 अप्रैल और स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स का सेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट होने वाला है बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, डिफेंस हो या बाकी के कोई और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो, सभी के लिए। और बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट अप्रूवल मिल चुका है इन्हें हमारी शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा। और ये पोर्ट किसने बनाया है, तो वो है अडानी ग्रुप। जी हाँ, अडानी ग्रुप। और पोर्ट का नाम है विज़िंजम पोर्ट, जो कि केरला में आता है। हमारे जो इंडिया का मैप देखेंगे तो केरला पड़ता है इस जगह साउथ में, और उसमें भी जो साउथ का एरिया है केरला में भी एकदम निचला हिस्सा, वहाँ पे पड़ता है विज़िंजम पोर्ट। And it has received Shipping Ministry's approval for operating as India's first transshipment port. ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है? बेसिकली एक काफ़ी बड़ा पोर्ट होता है जहाँ पे बड़े बड़े जहाज आते हैं और उससे जो भी सामान लाया जाता है उसे छोटे छोटे शिप्स पे ट्रांसफ़र करके बाकी जगह जो भी फाइनल डेस्टिनेशन होता है वहाँ पे भेज दिया जाता है। तो एक तरह से ट्रांजिट हब की तरह ये काम करता है। और हमारे इंडिया में बहुत बड़े पोर्ट नहीं है, बहुत डीप वाटर पोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं वो नहीं आ पाते थे हमारे देश में। तो उससे होता ही होता कि अगर इंडिया में कोई सामान आना है तो ये जो बड़े शिप्स होते थे ये पहले जाते थे दूसरे पोर्ट्स, दूसरे कंट्रीज़ के पोर्ट्स पे, जैसे कि श्रीलंका हो गया या बाकी के जो देश है जिनके पास इतने बड़े बड़े पोर्ट हैं हमारे आसपास के, वहाँ पे जाता। तो फिर वहाँ से छोटे शिप्स में रख कर हमारे देश में लाया जाता था, जिससे कि लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती थी। तो कहीं ना कहीं हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हैं उनको काफ़ी दिक्कत में आ रही थी। तो ऐसा कोई बड़ा पोर्ट होना बहुत ज़रूरी है हमारे इंडिया के लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया खबर है कि अडानी ग्रुप का जो विज़िंजम पोर्ट है उसे अप्रूवल मिल चुका है और ये हमारे इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। हालांकि ये स्टार्ट हो गया था प्रोजेक्ट 2015 में, और इससे होगा यूँ, जैसा मैंने बताया कि एक तो इससे हमारी डिपेंडेंस कम होगी दूसरी कंट्रीज़ के पोर्ट्स पे, और हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है और जो शिपिंग कॉस्ट है वो भी काफ़ी डिक्रीज़ हो जाएगी हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए। ठीक है, ये तो इसी था। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है, तो ये तो अपने आप याद हो जानी चाहिए। फिर भी याद नहीं हो तो ऐसा कुछ याद रख लेना, हमारा जो इंडिया का निचला हिस्सा है वो वी की शेप में है और वी के एंड में ही, यानी कि साउथ वाले जो हिस्से में विज़िंजम पोर्ट आएगा और वी से ही विज़िंजम स्टार्ट होता है। ठीक है, सिंपल था। पढ़ते हैं आगे। टॉक चार्ज। टॉक चार्ज नाम की जो कंपनी है उसे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन दिए कि भाई आप अपना जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है उनका इशू या ऑपरेशन वगैरह जो है उसको सीज़ करें, उसे बंद करें और जितने भी बैलेंसेस हैं वो रिफ़ंड कर दिए जाएं। क्योंकि यूँ कहा जा रहा है कि वो एकदम बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के उसको इशू कर रहे थे, जिसकी वजह से आरबीआई ने कहा कि आप इसे सीज़ करिए। और ये अब याद कैसे करेंगे हम, तो कुछ ऐसा समझ लो, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली कुछ भी ऐसी वॉलेट वगैरह होगा, जैसे जो डिजिटल वॉलेट्स नहीं आते जिसमें हम पहले से ही कुछ पैसा रख लेते हैं प्रीपेड, और फिर उससे हम बाकी शॉपिंग वगैरह या कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ समझ लो। अब जो मैं बताना चाह रही हूँ वो इससे हालांकि रियलिटी से कोई उसका संबंध नहीं है, लेकिन सिर्फ ट्रिक है जिससे कि हमें ये याद रह जाए। ऐसा कुछ देख लो कि जो वॉलेट है उसमें पैसा है नहीं, लेकिन फिर भी चार्ज हो रहा है और टॉक भी हो रहा है, चार्ज करके टॉक कर रहे हैं। तो इसलिए आरबीआई ने कहा है कि ये नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हमें याद हो जाएगा। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। आता है कामिकाज़े ड्रोन। ये ड्रोन अनवेल किया है ईरान ने। ठीक है, और ये एक अटैक ड्रोन है जो कि डिज़ाइन किया गया है ताकि ये टारगेट्स पे फ्लाई करेगा और वहाँ पे जाके एक्सप्लोड हो जाएगा। तो ये एक तो हमें नाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि हमें याद रखना है। और जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ था उसमें भी कुछ इस तरीके के ड्रोन यूज़ हुए थे, तो इसलिए ईरान ने भी कहा कि भाई हमारे पास भी ऐसा कोई ड्रोन हो, और इसने ऐसा ड्रोन अनवेल किया। तो इस तरह से कुछ याद कर लो कि क्या काम काज है, काम और काज, क्या काम और काज है इस ड्रोन के। तो ऐसा कुछ देख लो कि कहीं दूसरी के टेरिटरी में जाके एक्सप्लोड हो जाएगा।
सो ईरान के काम का है और इनके दुश्मनों के काम बिगाड़ेगा। तो इस तरह से काम काज से याद हो गया कामिकाज़े ड्रोन। और काम काज कुछ भी आता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, भग जाते हैं। सो आई रैन से याद हो गया हमें ईरान। ओके, सिंपल। बढ़ते हैं आगे। अब आती है एक बुक जिसका नाम है इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स। और ये बुक मिली है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी को। इस बुक की कॉपी मिली है और इसे एडिट किसने किया है, बाय सौम्या अवस्थी एंड शबाना बरुआ। और इसमें बताया गया है कि कैसे इंडिया का एवोल्यूशन हुआ इनटू अ न्यूक्लियर स्टेट। जितने भी अलग अलग लोग थे जिनका इसमें कंट्रीब्यूशन रहा, उनसे रिलेटेड इसमें बातें की गई हैं। सो अब ये याद कैसे रहेगा, तो ऐसा कुछ याद कर लो कि कोई भी अगर न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट होता है, यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड कोई नेशन होता है, तो वो बहुत पावरफुल माना जाता है। और जो ओम होता है, ओम जिसे हम लिखते हैं, उस शब्द में भी काफ़ी पावर होती है, काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। तो इस तरह से कुछ पावर से, और ओम आ रहा है हमारे सौम्या के नाम में, सोम ओम, तो ये हमें हो गया सौम्या नाम याद। और अगर आपने नाम शबाना मूवी देखी हो तो उसमें वो जो शबाना नाम की लड़की काफ़ी पावरफुल होती है, तो उस तरह से वहाँ से भी पावरफुल को एसोसिएट करके शबाना याद कर सकते हैं। और बाकी डायरेक्ट याद हो जाए तो डायरेक्ट भी याद कर लो। आई नो ये ट्रिक्स बहुत सिली हैं, बट आई होप आपको याद करने में हेल्प करें। अगर डायरेक्ट हो जाता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इग्नोर कर देना ट्रिक्स को। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब आता है गल्फ यूथ गेम्स। इसका हुआ पहला एडिशन। जी हाँ, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ दुबई में। अब अगर हम गल्फ़ की बात करते हैं, जितने भी गल्फ़ नेशंस हैं, कोई सबसे सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम दुबई ही आता है। तो ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है कि दुबई ही पहला ऐसी जगह होगी जहाँ पे गल्फ़ यूथ गेम्स खेले गए। इनका स्लोगन है आवर गल्फ इज़ वन, आवर यूथ इज़ प्रॉमिसिंग। और इसमें बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, एथलेटिक्स से रिलेटेड, बैडमिंटन, साइकिलिंग, फेंसिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, और इसके अलावा और भी बहुत सारे। तो ये हो जाता है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने कुछ रोड मैप निकाला है और उस रोड मैप के अकॉर्डिंग ये बताया है कि भाई कैसे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो कन्वर्ट हो सकते हैं यूनिवर्सल बैंक में, यानी कि वॉलंटरीली अगर वो चाहे तो। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी तभी वो ऐसा कर सकते हैं। तो वो सब बताया है आरबीआई ने इस रोड मैप में। तो वो क्या क्या है वो एक बार नज़र डालते हैं। पहला तो ये कि भाई उनके पास शेड्यूल स्टेटस होना चाहिए। ऑफकोर्स कोई यूनिवर्सल बैंक की तरह ऑपरेट करना चाहता है तो शेड्यूल बैंक होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो ऑब्वियस है। प्लस सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड। ऑफकोर्स अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो उसे और बेहतर बैंक में हम क्यों तब्दील करेंगे, वो भी पिछले 5 सालों के लिए। जी हाँ। उसके बाद जब रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं हम किसी भी चीज़ की, तो किसी कंपनी या बैंक की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि भाई क्या प्रॉफिट्स हैं उनके, नेटवर्थ क्या है। तो अगर पहली बात तो प्रॉफिट में चल रहा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लॉस पे चल रहा हो। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में उनका नेट प्रॉफिट होना चाहिए। फिर बात करते हैं प्रॉफिट तो ठीक है, नेट वर्थ कितनी है। नेट वर्थ की बात करें तो पिछले क्वार्टर के एंड में 1000 करोड़ होनी चाहिए उनकी नेट वर्थ। और जब इतना ज़्यादा प्रॉफिट है, इतना ज़्यादा नेट वर्थ है, तो भाई किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में उनके शेयर्स भी होने चाहिए। सो लिस्टेड ऑन सम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। हो गए हमें ये 4 पॉइंट याद। अच्छा प्रॉफिट, अच्छी नेटवर्थ, शेड्यूल स्टेटस और किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड। अब जब इतना बड़ा प्रॉफिट है तो बड़े बड़े लोगों को लोन्स भी दे रहे होंगे, इसलिए इनके जो इतने बड़े बड़े लोन्स दे रहे हैं, अगर कोई रिस्की है असेट है तो उसके अगेंस्ट उनके पास प्रॉपर कैपिटल भी होना चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CRAR। तो उससे रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में उनके जो नॉन परफॉर्मिंग असेट हैं, अगर ग्रॉस की बात करें तो वो 3% या उससे कम होने चाहिए, और नेट नॉट परफॉर्मिंग असेट 1% या उससे कम होने चाहिए।
जब ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल होंगी तो वो अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिवर्सल बैंक में वॉलंटरी बेसिस पर। ठीक है, सिंपल था याद करना। पहली बात तो शेड्यूल बैंक, ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं, होना ही चाहिए, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना ही चाहिए। उसके बाद नेट प्रॉफिट और नेट वर्थ देख लेना। नेट वर्थ पिछले क्वार्टर के एंड में 1000 करोड़ और नेट प्रॉफिट जो होगा वो मतलब प्रॉफिटेबल होना चाहिए बिजनेस पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में। उसके अलावा जब इतना अच्छा प्रॉफिट है तो शेयर मार्केट में लिस्ट होगा, और जब इतने बड़े बड़े लेवल पे प्रॉफिट कर रहे हैं तो CRAR रिक्वायरमेंट अच्छी होनी चाहिए, और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो भी लिमिट में होने चाहिए, यानी कि 3% और 1%। और इस तरह से हमें सारे प्रोविजंस याद हो गए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ईबू वॉल्केनो। ये ईबू क्या है? ये ईबू है एक वॉल्केनो जो कि रप्ट हुआ इंडोनेशिया में। आई से ईबू, आई से इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया आता है हमारे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, यानी कि वो वाला एरिया जो काफ़ी वल्नरेबल है हमारे वॉल्केनोज इरप्ट होने के लिए, तो वहाँ पे होते रहते हैं ऐसी चीज़ें। सो हाल महिरा आइलैंड नाम की जो आइलैंड है वहाँ पे जो ये वॉल्केनो है इरप्ट हुआ इन द ईस्टर्न इंडोनेशिया, नॉर्थ मलुकू प्रोविंस में। और इंडोनेशिया की कैपिटल की बात करें तो जकार्ता। ठीक है, सिंपल। बढ़ते हैं आगे। मोना अग्रवाल, अब इन्हें मिला है गोल्ड मेडल, वो भी किस में? वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट टूर्नामेंट में, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था साउथ कोरिया में। तो अब इसे याद कैसे करना है? अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने कोई बहुत पुरानी मूवीज़ देखी हो तो उसमें एक मूवी में बहुत फेमस डायलॉग था मोना डार्लिंग करके, मोना डार्लिंग ऐसे। तो एक काफ़ी फेमस विलन था, वो इस डायलॉग को बोलते थे। तो विलन क्या करते हैं? विलन शूट ही तो करते हैं हीरो वगैरह को। सो शूट से आ गया वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट टूर्नामेंट, और कुछ ऐसा याद कीजिए कि ये दिव्यांगजन के लिए था, यानी कि पैरा एथलीट्स के लिए था। उसके बावजूद भी मोना अग्रवाल के नाम की जो प्लेयर हैं उन्होंने एकदम कोर पे शूट किया, मतलब ऐसे जो होती है उनकी उसमें एकदम कोर पे शूट किया। कोर से आ गया साउथ कोरिया, मतलब स्पेशली एबल प्लेयर हैं लेकिन फिर भी इतना अच्छा बेहतर प्रदर्शन कि अगर वॉल भी होती वहाँ पे तो वो पूरी ढस जाती है। ऐसे ही जस्ट फॉर द ट्रिक, फॉर द सेक ऑफ लर्निंग हम इसे यूज़ कर रहे हैं। बाकी अदरवाइज आई हैव ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर ऑल द प्लेयर्स। ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है कि हमारे लिए गोल्ड मेडल लेके आई हो। और आई होप ये सिली सी स्टोरी से थोड़ा बहुत आपको याद करने में हेल्प मिला हो। बढ़ते हैं आगे सना मीर की तरफ। ये अपॉइंट की गई हैं एज एन एम्बेसडर ऑफ आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए, और जो कि पाकिस्तान की क्रिकेटर है। और जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप होगा उसके जो एम्बेसडर हैं वो कौन कौन हैं? ठीक, तो युवराज सिंह हैं, हुसैन बोल्ट हैं और क्रिस गेल हैं। तो वो हमने कैसे याद किए थे कि T20 है, T20 वर्ल्ड कप है, तो एकदम क्विक बहुत ही एक्टिव लोग चाहिए, बहुत ही एक्टिव बंदे चाहिए। तो इसलिए युवा लोग चाहिए, और युवाओं जो एम्बेसडर होंगे वो भी क्या होंगे? जो युवाओं के दिल पे राज करें। सो युवराज हमने वैसे याद किया था, तो वो इंडिया के प्लेयर हैं। अब आईसीसी जो T20 मेन का है उसमें हमने इंडिया से ले लिए, तो अब जो विमेन है, विमेन का T20 है उसमें हम पाकिस्तान से ले लेते हैं प्लेयर को। सो आई होप आपको ये याद हुआ हो। बढ़ते हैं आगे। इशक दर, ये एक व्यक्ति हैं जिन्हें एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है पाकिस्तान के, जो अभी तक फाइनेंस मिनिस्टर थे। और जो मेन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के वो कौन है? शहबाज शरीफ। अब इसे कुछ इस तरह से याद कर लूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन अभी उतनी सही नहीं है, तो हमें कैसे रूल चाहिए, मतलब कैसे लोग चाहिए उसे रूल करने के लिए? शरीफ लोग। सो शहबाज शरीफ, और जिसका डर बना रहे तो इशक डर, तो वो उस तरह से इशक डर याद हो गया। आई होप आपको इससे हेल्प हुई हो याद करने में। एंड इतना ही था आज का सेशन। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।